हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि आपकी 5 फरवरी से आपकी एलटी मेंस की डिस्क्रिप्टिव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि आपको यूट्यूब चैनल पे अक्षर क्विल पे ही मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको सभी प्रकार के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनकी मैं प्रिपरेशन यहाँ पे कराऊंगी। और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है, की पॉइंट्स कैसे उसमें लगाने हैं, हाईलाइट्स कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे बताऊँगी। तो आज आपकी ये डेमो क्लास है। इसमें मैंने 100 टाइप्स क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं, क्वेश्चन आंसर, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल सके कि इस तरीके के ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, और इसी तरीके से आपको लर्न करना है और नोट डाउन करना है। और अ, फिर इसको लॉन्ग और शॉर्ट जिस तरीके से पूछा जाएगा उसको उसमें बना के आपको उसमें लिखना है। लेकिन इस आप ये आपका एक तरीके से ग्रेजुएशन या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो इसमें आपको जो वर्ड्स लिखने हैं, जो लाइन लिखनी है, वो बहुत लिमिटेड जितना आपको दिया है। जैसे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं 125 में वर्ड में लिखने हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 200 वर्ड्स में लिखने हैं। तो आपको उसी को ध्यान में रखते हुए उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर राइट करना है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज आपकी डेमो क्लास है, इसे ज़रूर अटेंड करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो आप सब्सक्राइब करें। यहीं पे आपको सारी क्लासेस, जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती, आपको यहाँ पे क्लासेस देखने को मिलेंगी सभी प्रकार के क्वेश्चंस की। तो चलिए देखिए, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वाई इज़ जॉफ्री चौसर कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री यहाँ पे किसको कहा जाता है, जॉफ्री चौसर को। तो उन्हें क्यों माना जाता है, ऐसा क्यों है कि उन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंसर है, जो क्वेश्चंस आपको पूछता है आपको उसी से आंसर आपका स्टार्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे पूछा है जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री क्यों मानते हैं, तो हम जॉफ्री चौसर से ही स्टार्ट करेंगे कि जॉफ्री चौसर, फिर वो किस एज से किस एज तक बिलोंग करते हैं, 1340 से लेके 1400 तक, इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। और जैसे कुछ पॉइंट हैं आपके, कुछ की पॉइंट आपको क्या करने हैं यहाँ पे हाईलाइट करने हैं। जैसे यहाँ पे जो इंग्लिश पोइट्री है आपकी, एक मिनट, हाँ ये देखिए, जैसे इंग्लिश पोइट्री यहाँ पे फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इनको माना जाता है। फिर है बिकॉज ही ब्रिज द गैप बिटवीन द मेडिवल कर्टली फ्रेंच लैटिन ट्रेडिशन एंड द इमर्जिंग इंग्लिश वर्नाकुलर। मतलब इन्होंने जो एक गैप है उसको इन्होंने क्या किया था, मेंटेन किया था, उसको गैप को भर दिया था। जो फ्रेंच और लैटिन ट्रेडिशन है और जो हमारा इंग्लिश ट्रेडिशन है उसको उन्होंने अपने वर्क के थ्रू इस गैप को भर दिया था। फिर देखिए आगे, ही चूज टू राइट इन द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट विच इवेंचुअली बिकेम द स्टैंडर्ड फॉर मॉडर्न इंग्लिश। तो इससे क्या हुआ कि वो स्टैंडर्ड फॉर मॉडर्न इंग्लिश के लिए बन गया। फिर है हीज मास्टरपीस, इनका एक मास्टर पीस माना जाता है। जैसे जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसे हमें बोल्ड करके लिखना होता है एग्जाम में, या तो हम इसके नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। एस्टैब्लिश द हीरोइक कॉपलेट एंड, मतलब कैंटरबरी टेल्स लिखा गया है किसमें, हीरोइक कॉपलेट में। एंड सो कास्टेड एन अनप्रेसिडेंटेड रेंज और ऑफ पोएटिक फॉर्म्स फ्रॉम रोमांटिक टू फैबुल्यू। ठीक है। फिर है फर्दर मोर चौसर्स विविध रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम द नाइट टू द कुक mirrored 14th century English society, transforming English literature from imitation into a realistic आर्ट फॉर्म। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को राइट करना है। इसमें हमें कुछ की पॉइंट्स लिखने हैं। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें हमें उसको बोल्ड करके लिखना है, या फिर उसे हम अंडरलाइन कर सकते हैं। और वर्ड्स को हम जैसे हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में ही लिखेंगे, लेकिन वर्ड्स को हमें बहुत अच्छे से चूज़ करके यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आइए, देखिए दूसरे तरीके से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट वेयर द की फीचर्स ऑफ द एलिजाबेथन एज। आप जैसे कि जानते हैं कि एलिजाबेथन एज को हम गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं, ये मैंने आपको एमसीक्यूज में कराया हुआ है। और इसे हम शेक्सपियरियन एज के नाम से भी जानते हैं, इसे हम रेनिशा एज के नाम से भी जानते हैं। तो जो मैं आपको बोलती हूँ उसे भी आपको नोट डाउन करके रखे रहना है, ये भी आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम में आएगा।
फिर देखिए यहाँ पे की फीचर्स कि एलिजाबेथन एज की क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या क्या उस एज में हुए, यहाँ पे आपको वो मेंशन करना है। तो देखिए द एलिजाबेथ, हम फिर जिस जिस विषय पे पूछा गया है हम उसी से स्टार्ट करेंगे। द एलिजाबेथ एज 1558 से 1603 तक माना जाता है। इज कंसिडर्ड द गोल्डन एज ऑफ, इसे हमें देखिए जैसे गोल्डन एज है तो हम इसको हाईलाइट करके लिखेंगे, ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ड्यू टू इट्स अनप्रेसिडेंटेड सर्ज इन ड्रामा एंड पोएट्री ड्रिवन बाय द रेनेसेंस स्पिरिट, लिटरेचर फोकस्ड ऑन ह्यूमनिज्म। जैसे आप देखते हैं कि इसमें इस एरा में प्रिंटिंग प्रेस, ह्यूमनिज्म, ये सारी चीज़ों का क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो ह्यूमनिज्म का क्या है, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं उसको, डेवलपमेंट माना जाता है। सेक्युलरिज्म एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल मूविंग अवे फ्रॉम रिजिड मेडिवल रिलीजियस थीम्स। मतलब इस एज में क्या हुआ कि जो पहले से मिथ चली आ रही थी, रिलीजियस थीम्स चले आते, उसको तोड़ के लोगों ने अब पढ़ना लिखना शुरू किया, इन्वेंशन करना शुरू किया था और चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही थी। और इसी एज में क्या था, ड्रामा रीच्ड इट्स पीक, ड्रामा क्या हुआ, अपने पीक पे यहाँ पे पहुँच गया। ये वर्ड मैंने मेरे शॉर्ट्स वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी, जो एलिजाबेथन एज पे शॉर्ट्स डली हुई है कि ड्रामा इसमें क्या था, अपनी पीक पे था। ठीक है, फिर विथ द यूनिवर्सिटी विट्स, इसी एज में आपको यूनिवर्सिटी विट्स देखने को मिलते हैं जिसमें आपके 7 मेंबर होते हैं। ये भी मैं अभी आपको आगे कराऊंगी। इंक्लूडिंग मार्लो इसके क्या थे, एक तरीके से सबसे मेजर राइटर थे। एंड culminate in the work of William Shakespeare, who excelled in both tragedy and comedy. पोइट्री फ्लोरिस्ड विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ द सोनेट फॉर्म, इसमें पोइट्री क्या हुई कि सोनेट फॉर्म का डेवलपमेंट हुआ, रीच हुई। फिर नोटेबली बाई याट एंड सुरे एंड स्पेंसर्स allegorical masterpieces. This period was also characterized by a great love for experimentation with language, blank verse and nationalism pride. इसी एज में क्या हुआ कि हमने ब्लैंक वर्स को देखा, यूज हुआ, यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज के भी यूज हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, सोनेट का भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, वर्क में सोनेट का यूज किया जाने लगा। इसी एज में आपके शेक्सपियर ने सोनेट लिखे हैं, जो आपके 154 सोनेट लिखे हैं। तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और इस तरीके से हम आंसर को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पे हम आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बनेंगे। आपको शॉर्ट्स में आपके 8 शॉर्ट आंसर आने हैं और 8 आई थिंक आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को शॉर्ट में मिल ही जाएंगे। फिर देखिए आपका यहाँ पे 8 या 10 आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आने हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट। अब यहाँ मेटाफिजिकल से 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ मेटाफिजिकल मूवमेंट भी पूछ सकते हैं, मूवमेंट, ठीक है। मेटाफिजिकल पोएट भी पूछ सकते हैं। मेटाफिजिकल आपको टर्म भी पूछा जा सकता है, टर्म। तो मेटाफिजिकल आप समझ गए हैं और उसमें क्या राइटर है, तो आप सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख पाएंगे। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में थोड़े थोड़े करके इंक्लूड की गई है। जैसे कि द मेटाफिजिकल पोएट्स लेड बाय जॉन डन। मेटाफिजिकल पोएट्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपके जॉन डन माने जाते हैं। यही इसके एक तरीके से अग्रणी माने जाते हैं। इन द अर्ली 17th सेंचुरी revolutionized poetry by breaking away from the smooth conventional Petrarchan love poetry of Elizabethan era। अब यहाँ एलिजाबेथन एरा से हम आगे बढ़ते हुए लव पोएट्री को तोड़ते हुए हम और आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। देयर वर्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ कंसीट। जो इनके वर्क होते थे उसमें क्या होता था, हमें कंसीट की विशेषता देखने को मिलती थी। कंसीट मतलब क्या होता है, एक ऐसा कंपैरिजन होता है जो यहाँ जो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी पोएट ने अपने वर्क में इस तरीके के कंपैरिजन किए हैं। अभी मैं आपको आगे बताती हूँ कि किस तरीके के इसमें कंपैरिजन किए गए हैं। इलेबोरेट, ingenious and often bizarre metaphors that connect intellectual, scientific or spiritual concept with intense emotional experiences। इमोशनल एक्सपीरियंसेस के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा ही इंटेलेक्चुअल का
यूज हुआ है, बुद्धिमत्ता का यूज हुआ है, साइंटिफिक चीज़ों का भी यूज हुआ है। मेटाफिजिकल पोइट्री इज़ डीपली फिलोसफिकल, ये बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल बातें करते हैं। फोकसिंग ऑन थीम ऑफ लव, रिलीजन एंड मोर्टैलिटी, कैरेक्टराइज्ड बाई विट, abrupt opening and a argumentative tone beyond done. Significant poet included जॉर्ज हर्बर्ट एंड एंड्रयू मॉर्वेल, ये भी आपके क्या है, मेटाफिजिकल पोएट माने जाते हैं। हु यूज्ड दिस टेक्निक टू एक्सप्लोर द टेंशन बिटवीन अर्थली डिज़ायर एंड डिवाइन लव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो पोएट्स हैं उन्होंने इस तरीके के कंपैरिजन किए हैं, जैसे कि आपके जॉन डन की दो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा फेमस मानी जाती है। एक द फ्लाई, उन्होंने मक्खी जो है उससे कंपैरिजन किया है। उन्होंने एक कंपास का कंपैरिजन किया है। तो आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप मेन चीज़ इसमें देख सकते हैं कि जॉन डन और कुछ जो राइटर हैं और इन्होंने कंसीट शब्द का जो यूज किया है, ये सब आपके कीवर्ड्स हैं। इनका यूज आप अगर अपने आंसर राइटिंग में करते हैं तो आपके मार्क्स ज़रूर ही इंक्रीज होंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, Why is the 18th century known as the age of prose and reason? अब 18th सेंचुरी को हम क्या कहते हैं, हम न्यू क्लासिकल एज भी मानते हैं और न्यू क्लासिकल एज को हम एज ऑफ प्रोज एंड रीजन भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले अबाउट 18th सेंचुरी, अबाउट एज एंड प्रोज एंड रीजन या एज ऑफ न्यू क्लासिकल, तो आपकी आंसर यही बनेगी। इसमें 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एक आंसर के। फिर देखिए आगे देखते हैं, द 18th सेंचुरी पार्टिकुलरली द अगस्तन एज, अगर आपको अगस्तन एज पूछ लेता है तो भी आपके इसी के अंतर्गत आ जाएगी अगस्तन एज। ठीक है, 1700 से 1745 was a period emphasizing logical order and decorum, often reacting against the perceived emotional excesses of the Renaissance। इस एज में क्या हुआ कि हम बहुत ज़्यादा तर्क, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे आने लग गए। इस एज में प्रोज सबसे ज़्यादा लिखी गई, इसलिए इसे प्रोज एंड रीज़न का एज माना गया। इसमें इमोशंस पे उतना ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। ठीक है, इज कॉल्ड द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन बिकॉज ऑफ द इमेंस पॉपुलैरिटी ऑफ एसे, सटायर एंड द बर्थ ऑफ नॉवेल। इस एज में क्या हुआ, नॉवेल का बर्थ हुआ, नॉवेल का जन्म हुआ, ऐसे लिखे गए, सटायर्स लिखे गए विथ ऑथर्स लाइक स्विफ्ट एंड पोप। ये आपके 2 राइटर इस एज के सबसे ज़्यादा पॉपुलर राइटर माने जाते हैं। यूजिंग लिटरेचर टू क्रिटिक सोशल, पॉलिटिकल एंड मोरल फीलिंग इंस्पायर्ड बाय क्लासिकल रोमन राइटर्स। This era emphasized restrained and polished, balanced writing, notably in the heroic couplet। इस एरा में हीरोइक कॉपलेट का यूज ज़्यादातर होता था। ठीक है, फिर है मेजर फिगर, मतलब जो मेजर राइटर हैं इस एज के, इंक्लूडेड जोनाथन स्विफ्ट, जिन्होंने बहुत सारे सटायर्स लिखे हैं। फिर नेक्स्ट है आपके एलेक्जेंडर पोप, जिन्होंने पोएट्री लिखी है। फिर है डैनियल डेफो, इन्हें हम हु इज़ ऑफन कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नावल, इन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश नावल भी मानते हैं। तो ये सब आपके की पॉइंट्स हैं, ये सारे आपके की पॉइंट्स हैं जिसे आप अगर एग्ज़ाम में लिखते हैं बोल्ड और अंडरलाइन करके, तो आपके मार्क्स बहुत औरों से और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चंस पे। तो देखिए, व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। आज मैंने आपकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसे एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोलते हैं, से क्वेश्चंस लिए हैं। तो इसी तरीके से आपके एजेस से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आज आपकी डेमो क्लास हो जाएगी, उसके बाद आपकी 5th से आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ देखिए रोमांटिक मूवमेंट के बारे में पूछा है, मूवमेंट, एज, ये सबसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे शॉर्ट में। नेक्स्ट देखिए, मतलब इसी का आंसर देखिए, द रोमांटिक पीरियड अभी आपका कब से कब तक चला। अगर पहले आपको अगर पीरियड पूछता है तो पहले आपको आगे मेंशन करना है सन, और उसमें राइटर, और उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, ये सारे तो इम्पोर्टेंट हैं ही आपके लिए। बिगिन विथ द पब्लिकेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज लिरिकल बैलाड। देखिए, जो आपका रोमांटिक मूवमेंट है, रोमांटिक एज है, चाहे रोमांटिक मूवमेंट कह लीजिए, चाहे रोमांटिक यहाँ पे
एज कह लीजिए, दोनों की शुरुआत आपकी लिरिकल बैलेड से मानी जाती है, क्योंकि लिरिकल बैलेड का पब्लिकेशन ईयर भी आपका यही है और इसका भी आपका यही है। तो इस जब लिरिकल बैलेड पब्लिश हुई, जिसे वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने लिखा, उसके बाद ही आपकी ये मूवमेंट क्या हुई, शुरुआत हुई। तो मार्किंग ए डायरेक्ट रेबेलियन अगेंस्ट द रिजिड अर्बन फोकस्ड एंड रेशनलिस्टिक नेचर ऑफ द न्यू क्लासिकल एज। ये आपके न्यू क्लासिकल एज के अगेंस्ट में ये रोमांटिक मूवमेंट या रोमांटिक एज स्टार्ट हुई थी। अब देखिए, रोमांटिसिज्म एम्फेसिस इंटेंस इमोशन। इस एज में क्या हुआ, इमोशंस को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, सब्जेक्टिविटी, इंडिविजुअलाइजेशन एंड ए प्रोफाउंड कनेक्शन टू अ नेचर, और इसका सीधा कनेक्शन टू अ नेचर से माना जाता है। जैसे रोमांटिक एज का मतलब रोमांस विथ नेचर। ओके, फिर देखिए, विच वॉज व्यूड एज अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल रिजर्वेनेशन। की पोएट्स लाइक, इसमें देखिए कुछ की पोएट्स हैं आपके यहाँ, जैसे कीट्स, सेली, बैरन, ये आपके क्या है, की पोएट्स माने जाते हैं। रोमांटिक मूवमेंट में एक फर्स्ट जनरेशन आता है, एक सेकेंड जनरेशन आता है और एक आपके लेक पोएट आते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये तीनों राइटर आपके द सेकेंड जनरेशन के माने जाते हैं। फिर है फोकस्ड ऑन द इमेजिनेशन। अगर इस तरीके से आप लिख देते हैं जैसे सेकेंड जनरेशन, तो एग्जामिनर ये समझेगा कि आपने पढ़ाई की है, आपको चीज़ें पता हैं। फोकस्ड ऑन द इमेजिनेशन, द सुपर नेचुरल एंड द सबलाइम। Furthermore, they champion the common man and used everyday language। यहाँ पे आपके everyday language का यूज किया गया है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज नहीं किया गया है। मूविंग अवे फ्रॉम द आर्टिफिशियल एलिवेटेड डिक्शन ऑफ द अर्लियर पोएट्री, और आर्टिफिशियल चीज़ों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज मैंने आपको 5 क्वेश्चंस की यहाँ पे रिव्यू बता दी है। इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आगे आने वाले क्लासेस में मैं आप लोगों को अब तैयारी कराना शुरू कर दूँगी। और ये जो मैंने 5 क्वेश्चंस आपको आज डेमो क्लास में कराए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।